हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मान संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी जीके का हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था। ये दूसरा वीडियो है और इसमें बात करेंगे जो यानी एक टॉपिक में हमने एक वीडियो में हमने चैप्टर 7 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके परीक्षावाड़ी के वो सभी कवर किए थे। अब दूसरा वीडियो है, तो इसमें हम अध्याय चैप्टर 8 से दोस्तों कंप्लीट करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर 8 है। भौतिक संरचना एवं जलवायु, यहाँ से पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा पहले वीडियो नहीं देखा है तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, इसका अध्याय है 8, यानी टॉपिक नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 8 है। इसका नाम है भौतिक संरचना एवं जलवायु। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, और दोस्तों याद रहे कि हम परीक्षावाड़ी की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक है, क्या टॉपिक है, अध्याय 8 है भौतिक संरचना एवं जलवायु यूपी की पढ़ेंगे। इसमें से जो भी क्वेश्चन बने हैं, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सभी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऐसा जनपद है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सहारनपुर। सहारनपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सोनभद्र की बात की जाए तो कहा जाता है यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र है। सहारनपुर अगर बात की जाए तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प चयन कीजिए। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। यानी पहले पे कौन हो गया, राजस्थान, दूसरे पे कौन हो गया, महाराष्ट्र, तीसरे पे कौन, नहीं, दूसरे पे है एमपी, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे अपना यूपी आता है। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मिलता है इसमें। तो राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया 4th नंबर में, यहाँ कहाँ, लखनऊ पूछा जा, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। तो लखनऊ की सीमा देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है भाई, उन्नाव है, बलिया है, हरदोई है और क्या, बाराबंकी। तो बाराबंकी से टच करता है लखनऊ का बॉर्डर, हरदोई से भी टच करता है और उन्नाव से भी टच करता है, बलिया से कनेक्ट नहीं करता है। क्या, बलिया से कनेक्ट नहीं करता है या फिर बलिया से सटा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो अगर पश्चिम की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है पश्चिम में, तो पश्चिम में है यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। आगे बात कर लेते हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी कहा जाता है प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो चंबल नदी के द्वारा होता है। अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। और केन नदी की बात की जाए तो इसका नाम अगर इम्पोर्टेंट बनता है, उपनाम क्या होता है, कर्गवती इसका नाम होता है। इसका जो उपनाम है केन नदी का, क्या नाम है दोस्तों, इसका उपनाम है कर्गवती। ठीक, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। भाभर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा किस ज़िले में होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। तो ये होती है मथुरा में। मथुरा में कितनी होती है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो 54.4 सेंटीमीटर कितनी होती है, 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। अगर ललितपुर की बात की जाए तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है, ललितपुर। कौन सा, ललितपुर माना जाता है। अगर बात की जाए बरेली की, तो बरेली में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। किसमें, बरेली में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और झांसी की बात की जाए तो झांसी कहा जाता है सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। कहाँ पे, झांसी में पड़ती है, यूपी के। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर से जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो अगर ज़िले को सही पता होगा कि कौन सा ज़िला किस साइड में पड़ता है, तभी हम इसको कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए उत्तर दिशा में कौन सा सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा है, तो ये है सिद्धार्थनगर। फिर क्या है, संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता हुआ क्रम। तो पहले देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर, इतने डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता हुआ क्रम, तो यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो वाराणसी का है। फिर उसके बाद क्या, गौतम बुद्ध का पड़ेगा। फिर देख लेते हैं, फिर बागपत का, फिर भदोही का। तो अगर ये भी पता है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका, तो भदोही का हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाराणसी का। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये भी कई कई बार एग्जाम में पूछा गया, सभी पीछे बता रहे थे सबसे ज़्यादा किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो नवा का आंसर हो जाएगा गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी होती है? तो 184.7 सेंटीमीटर होती है। पीछे भी क्वेश्चन हमने करवाया था कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये मथुरा में होती है। कहाँ पे? मथुरा में होती है। कितनी होती है? तो 54.4 सेंटीमीटर होती है। अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो 184.7 सेंटीमीटर कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में होती है। अगला है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, एक मिनट थोड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। क्या? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो ये कितने राज्यों को? तो ये राज्य 4 राज्यों को स्पर्श करती है। 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। इस तरीके से जो दिया गया है, 4 राज्यों की जो सीमाएं स्पर्श करती हैं। ठीक, 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? कौन सा क्षेत्र? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कहा जाता है कि आद्य कल्प प्राचीन शैलों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो पंजाब, हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र माना जाता है कौन सा? तराई क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? तराई क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो ज़िला माना जाता है वो लखीमपुर खीरी को माना जाता है। किसे? लखीमपुर खीरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला पूछा जाए, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो क्या हो जाएगा? हापुड़। और अगर इसका देखा जाए तो इसका हापुड़ का कितना क्षेत्रफल है? तो 660 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 660 वर्ग किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक मिनट दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? 16वां नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो इसका भी कौन सा है? 4th नंबर का है। 4th नंबर का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है प्रदेश यानी भारत में? तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान। दूसरे पे कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। दूसरे पे आता है महाराष्ट्र, और तीसरे पे क्या आता है? एमपी आता है। और यहाँ पे उसका जो 4th नंबर पे कौन आता है? 4th नंबर पे आता है दोस्तों, 4th नंबर पे आता है यूपी। 4th नंबर पे आता है यूपी। आगे देख लेते हैं। किस ज़िले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस ज़िले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो यह बस्ती ज़िला। बाकी सभी को स्पर्श करती है, जैसे श्रावस्ती हुआ, बलरामपुर हुआ, पीलीभीत हुआ, इनको सभी को स्पर्श करती है। अगला है किन ज़िलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? यानी सबसे छोटा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, सबसे छोटा पूछा जा रहा है तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे बड़ा वाराणसी है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
और नहीं, इसका हो जाएगा आंसर वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। 7.3% है। कितना? 7.3% है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो कौन सा देश है जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एकमात्र देश जो नेपाल है, इसकी जो सीमाएं अपने प्रदेश से लगती हैं, देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, तो ये है नेपाल। नेपाल की है, जो यूपी उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा साझा होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? इसका नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसका नाम है शामली। क्या हो जाएगा? शामली, जो राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें ज़िले के रूप में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा शामली ज़िला। क्या? शामली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो ये लगती है दोस्तों कितने? 9 राज्यों से लगती है। अगर कौन कौन से स्टेट पूछा जाए तो 8 स्टेट हैं। 8 स्टेट हैं और एक यूटी है। कितना? एक यूटी है। स्टेट में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ। और यूटी की बात की जाए तो यूटी में क्या हो जाएगा? यूटी में बात की जाए तो ये हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजगंज। क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर महाराजगंज की जो सीमा है वो किससे लगती है? नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ज़िला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? कौन सा ज़िला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महोबा। जो महोबा है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि अगला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है? तो थोड़ा ब्राइटनेस तेज़ कर लेते हैं, कम हो गई है। ओके, अब चलते हैं अध्याय नंबर 9 पे। 9 में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 9 में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में। कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार की कृषि है, और क्या पशुपालन किस प्रकार का है। तो यहाँ पे इतने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अध्याय 9 में। दोस्तों याद रखना, परीक्षावाड़ी से ही पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं और पूरे टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, यूपीजी के आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अगला पहला क्या है? पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो किसान मित्र योजना की शुरुआत अगर बात की जाए तो ये 18 जून 2001 को की गई थी। कब? 18 जून 2001 को की गई थी। किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। अगर 2003 की बात की जाए तो 2003 क्यों खास है? तो 2003 में कहा जाता है किसान वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की गई थी। अगर 2002 की बात की जाए तो 2002 में क्या किया गया था? तो हर्बल गार्डन योजना की शुरुआत की गई थी। अगला देख लेते हैं। अगला है, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक किस फसल का है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में गेहूँ होता है। टॉप पर गेहूँ है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के कौन सा ज़िला गेहूँ उत्पादन में टॉप पर है? तो गोरखपुर है। कौन सा? गोरखपुर ज़िला है। गोरखपुर कुल उत्पादन का कितना % उत्पादन करता है गेहूँ? तो 32% यानी 32% उत्पादन करता है। आगे बात कर लेते हैं कि गेहूँ उत्पादन में जो दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है? तो दूसरे पे आता है कौन सा? पंजाब। तीसरे पे कौन आता है? एमपी आता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी? जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंतनगर में की गई थी। पंतनगर में की गई थी। कानपुर क्यों फेमस है? सभी को पता है। जो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? अभी बता चुके हैं भाई, कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल के बारे में बात करें तो गेहूँ है। गेहूँ। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश किस में टॉप पर है? तो गन्ना उत्पादन में भी टॉप पे है। ठीक है,
आलू उत्पादन में भी टॉप पर है, गेहूँ उत्पादन में भी टॉप पर है। 5वां क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पाई जाती है किस किस ज़िले में पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर और झांसी वाले ज़िले में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। अगला है, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक जो फसल चक्र है तो धान होता है भाई, फिर उसके बाद मक्का किया जाता है, फिर क्या हो जाता है? गेहूँ हो जाता है। तो अगर बात की जाए तो मक्का में कौन सा टॉप पर है? मक्का में टॉप पर है दोस्तों, ये हो जाएगा एमपी टॉप पर है। कौन? एमपी टॉप पर है। मध्य प्रदेश मक्का में टॉप पर है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अनाजों का जो रानी किसे कहा जाता है? तो अनाजों का रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। मक्का को कहा जाता है। मक्का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ पे? तो एम से मक्का और मैक्सिको में है। आगे बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो ये है सिमिट में। सिमिट कहाँ पड़ता है? सिमिट भी मैक्सिको में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी लखनऊ में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस फसल का? तो ये हो जाएगा गेहूं का। गेहूं अगर बात की जाए तो गेहूं किस कुल का है? तो ग्रैमीनी कुल का। किसका? ग्रैमीनी कुल का खाद्यान्न है। और अगर बात की जाए तो इसका जो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? ट्रिटिकम होता है। ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? तो सबसे न्यूनतम अगर बात की जाए तो मूंग की होती है। किसकी? मूंग फसल की होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसमें? तो अभी बताया था गेहूं में है। ठीक, गेहूं में है। और किस में है? गन्ना में है। और किस में है? आलू में है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाँ, उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा गेहूं और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गन्ने से याद रखना दोस्तों क्या है, पहली चीनी मिल कहाँ पे खोली गई थी? तो ये खोली गई थी प्रतापपुर। कहाँ पे? प्रतापपुर। कहाँ पे पड़ता है? प्रतापपुर पड़ता है देवरिया में। कहाँ पे? देवरिया में खोली गई। देवरिया कहाँ पे? यूपी में। अगर बात की जाए और कब खोली गई थी, तो ये खोली गई थी 1903 में। 1903 से एक और याद रखना कि जो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे वो 1903 में ही बने थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ पे अगला है कि फर्स्ट अगर बात की जाए तो यूपी है। यूपी में जो गन्ना उत्पादन होता है देश के कुल उत्पादन का कितना होता है? तो 13% होता है। कितना? 13% होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा ज़िला फेमस है? तो पान उत्पादन के लिए महोबा फेमस है। कौन सा? महोबा ज़िला फेमस है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू का है, गेहूं का है, गन्ने का है, लेकिन फूलों का नहीं है। फूलों का नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, प्रदेश में, इसका दोस्तों आंसर करना कमेंट बॉक्स में, फूलों के उत्पादन में कौन सा स्टेट टॉप पर है? कौन सा स्टेट टॉप पर है? अगला है, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावित जिला की बात की जाए किस अपर्दन से? तो अवनलिका अपर्दन से सबसे प्रभावित जिला की बात की जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों इटावा जिला सर्वाधिक जो अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है।
गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में कहा जाता है, अभी बताया था, गोरखपुर गेहूं उत्पादक वाला, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला जिला है वो यूपी का। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में, दूध उत्पादन में तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर मक्का की बात की जाए तो मक्का में हो जाएगा एमपी, पहले ही बताया था। अगर चाय की बात की जाए तो चाय में हो जाएगा आसाम। चाय में क्या हो जाएगा? आसाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में वायु अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र वाला जो है सर्वाधिक वायु मृदा क्षेत्र से प्रभावित है। अगला है, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो पहला देख लेते हैं, आलू का है, गन्ने का है, गेहूं का है, तो सही है, चावल का नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चावल का कौन सा है? चावल पे कौन सा टॉप पे है? तो चावल का टॉप पे है दोस्तों क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगर देशों में बात की जाए तो चावल में सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में होता है। अगर सेकंड नंबर पे बात की जाए तो भारत पे है। थर्ड नंबर की बात की जाए तो थर्ड नंबर पे कौन है दोस्तों? थर्ड नंबर पे है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? फिर ये यानी 1-2 करके ऑप्शन दिए गए हैं, तो जैसे गन्ना का है, आलू का है, धान का नहीं है, मक्के का भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3 वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो दूध में तो है, गेहूं में है, आंवला में है क्या? तो बात कर लेते हैं, आंवला में नहीं है। आंवला में है भाई, चावल में नहीं है, तो चावल में नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, चावल किस प्रकार, चावल से एक और इम्पोर्टेंट याद रखना भाई, चावल किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चावल में बात की जाए तो चावल में प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो 6.7% पाया जाता है। अगर चावल में कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो सर्वाधिक पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 76% पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएगा 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कि उत्तर प्रदेश में को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका है? दूध का है भाई। केले का नहीं है, तो केले का कौन सा हो जाएगा? केले का हो जाएगा तमिलनाडु। चावल का अभी बताया था वेस्ट बंगाल। दालों का एमपी। दालों का क्या हो जाएगा? एमपी। चावल का क्या हो जाएगा? चावल का हो जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल। और केले का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। दूध में कौन सा टॉप पर है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? तो ये है गन्ना। कौन सा? गन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगी गन्ना है। अगला है, किस दलहन फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चने का। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं के जो अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, इसका आंसर हो जाएगा यूपी है। यूपी है। एमपी के बारे में बात कर रहे थे, दलहन उत्पादन में टॉप पर है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किस क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सीमांत कृषक वो किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो इसके आंसर करने के लिए ये पता होना चाहिए भाई कहाँ कहाँ पे है। तो कहाँ कहाँ पे है? लखनऊ में तो है, ये तो सही है।
मुजफ्फरनगर में भी है, गोरखपुर और झांसी में नहीं है, झांसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है किस टाइम पे होती है? तो खरीफ फसल की बुआई की अगर बात की जाए तो कब होती है? तो ये होती है भाई, खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में होती है। कब? जून जुलाई में इसका बुआई का समय होता है, खरीफ फसल का होता है। अगर अप्रैल मई की बात की जाए तो रबी की फसल की कटाई की जाती है और नवंबर दिसंबर में बुआई की जाती है। अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों, सबसे जो बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश वो खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में टॉप पर है। तिलहन की बात की जाए तो एमपी है, दलहन की बात की जाए तो एमपी है, मसाले की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला ज़िला कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ आंवले का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक जो उत्पादन करता है, कौन सा? प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है, किसान बही योजना कब चालू की गई उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना चलाई गई थी 1992 से। कब? 1992 से चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो आलू का तो है, गन्ने का है, चावल और तंबाकू का नहीं है। ठीक, तो ये आंसर कर लेना है 1 और 3 वाला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार कहाँ पे होती है? तो राज्य में सर्वाधिक संतरा होता है भाई सहारनपुर में होता है। संतरा जो सहारनपुर में होता है भाई सर्वाधिक होता है। और आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म जो है उसका क्या नाम है? तो ये काला नमक चावल। क्या नाम है? काला नमक चावल इसका नाम है भाई। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है 10 नंबर यानी चैप्टर नंबर 10 है नदी तंत्र। क्या क्या पढ़ेंगे भाई? नदी तंत्र पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, सिंचाई के साधन पढ़ेंगे, भूगर्भ जल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एग्जाम में पूछेंगे, कौन कौन से पूछे जाने की संभावना है, सभी को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NH1 यानी कि संख्या N1 यानी नेशनल वाटरवे 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा के बारे में बात करेंगे तो यूपी में सर्वाधिक जो प्रभावित होती है, कितने ज़िलों में गंगा प्रभावित होती है? तो यूपी के 28 ज़िलों में गंगा नदी प्रभावित होती है। 28 ज़िलों में गंगा नदी से एक और फैक्ट याद रखना भाई, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। क्या? बलिया से निकलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि और यहाँ पे अगर बात की जाए तो निचली गंगा जो है, निचली गंगा नहर तो ये बुलंदशहर से है, बुलंदशहर नरोरा से। शारदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ से निकलती? शारदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं ये घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? इसका नाम है गोकुल बैराज। क्या नाम है? गोकुल बैराज। जो किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। किस पे है? यमुना नदी पे है। और कहा जाता है कि ये आगरा और मथुरा को जलापूर्ति करती है। किसको? आगरा और मथुरा को जलापूर्ति करती है। अगर बात की जाए पथराई डैम की, तो पथराई डैम किस नदी पर है? तो ये पथराई नदी पर है। कहाँ पे? झांसी में। परीक्षा डैम की बात की जाए तो परीक्षा डैम है दोस्तों किस पे है? तो बेतवा नदी पर है। और कहाँ पे? ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है?
हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है। किस पे? यमुना नदी पर है। अगर बात की जाए तो लव कुश बैराज जो परियोजना है किस पर है? गंगा नदी पर है। लव कुश बैराज किस पर है? अगर गोकुल बैराज की बात की जाए तो यमुना नदी पर है। अगर लव कुश बैराज की बात की जाए तो वो किस पे है? तो ये गंगा नदी पर है। अगर रामगंगा की बात की जाए तो रामगंगा बांध किस पर है? तो रामगंगा नदी पर है। कहाँ पे? बिजनौर में है। अगर बात की जाए तो गंगा जल परियोजना किससे संबंधित है? तो गंगा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। किस पे? बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर बांध दिए गए हैं और इधर दिया गया है यमुना, यानी इधर दिए गए हैं, क्या दिए गए दोस्तों? नदियाँ दी गई हैं। तो क्या है भाई, पूछा जा रहा है कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो राजघाट जो बांध है ये किस पे है? यमुना नदी पे तो भाई नहीं है। किस पे है? बेतवा नदी पर है। किस पे है? बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। और रानी लक्ष्मीबाई बांध ये भी बेतवा नदी पर है, तो सही है, ठीक है, अच्छी बात है। रिहंद बांध किस पे है? तो रिहंद नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, सही है, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कौन सा पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर जो गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, और ये जौनपुर है ये सई नदी के किनारे नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या, कमेंट बॉक्स में करना कि जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना कौन सी है जो बनाई जा रही है? किस नदी पर बनाई जा रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। कौन सी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो बराबर बराबर सहयोग वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवा हो गया भाई, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है? बनाया गया है, बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजघाट बांध। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगर बात की जाए तो लव कुश बैराज कहाँ पे है? कानपुर में है, गंगा नदी पर है। अगर रिहंद बांध की बात की जाए तो रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में है। ठीक है, अगला दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलर झील की बात की जाए तो भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा डैम किस नदी पर स्थित है? तो परीक्षा डैम बेतवा नदी पर स्थित है। किस पे? बेतवा नदी पर स्थित है। रिहंद डैम की बात की जाए तो रिहंद नदी पर है। कहाँ पे? सोनभद्र में है। अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात जो प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी पर। टोंस नदी पर जो ऊंचा विहार जलप्रपात है, ऊंचा विहार जलप्रपात है, ये टोंस नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो ये कौन सा डैम है दोस्तों? ये है रामगंगा डैम। रामगंगा डैम कहाँ पे है? तो कौन सा ज़िला पड़ता है भाई? बिजनौर ज़िले में पड़ता है। कहाँ पे? बिजनौर ज़िले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, माता टीला, ये देख लेते हैं। माता टीला बांध है, ये रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है माता टीला बांध को। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ये तो अभी बताया था दोस्तों हमने, किस नदी का? तो ये हो जाएगा चंबल नदी का। किसका? चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये हो जाएगा शारदा नदी। शारदा नदी जो है तो ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है, घाघरा बन जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर। वहीं भाई जो योगी बाबा का है गोरखपुर, जो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गंडक नदी के किनारे की बात की जाए तो महाराजगंज स्थित है। गंडक नदी के किनारे कौन सा है? महाराजगंज स्थित है। अगला है, कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो जो गंडक नदी है भाई, ये कहाँ से
गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, बाकी सभी हैं चंबल और बेतवा और केन, ये सभी उत्तर दिशा में बहती हैं। ये उत्तर दिशा में गंडक नहीं बहती है। चंबल सिंध बेतवा अगर बात की जाए, ये तीनों नदियाँ तो ये कहाँ से, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाई मिलान करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, चित्रकूट मंदाकिनी नदी हो जाएगा। ये उधर वाला ऑप्शन ऊपर लिखा है। जौनपुर जो है गोमती नदी, और मथुरा जो हो जाएगा यमुना नदी। और आगे चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरयू नदी अयोध्या होगा। जहाँ तक देख लेते हैं भाई कहाँ गया, हाँ ये सरयू नदी अयोध्या, तो इसको मैच कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप हैं? किस राज्य में? यूपी में सर्वाधिक हैं। अगला है, सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। कौन सी? शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है भाई। इधर दिया गया है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। इधर दिए गई नदियाँ किस नदियों के मिलने से होता है? तो भाई देख लेते हैं पहले, रुद्रप्रयाग किसके किसके नदियों के मिलने से बनता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है। नंदप्रयाग कब बनता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग कब बनता है? तो ये बनता है अलकनंदा और पिंडार नदियों से कर्णप्रयाग बनता है। देवप्रयाग बनता है भगीरथी और अलकनंदा से। तो इसको मैच कर लेना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न नगरों में कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? दाहिने किनारे पर पूछा जा रहा है, तो ये बाकी जो स्टेट हैं सभी दाहिने किनारे पे होंगे। तो वाराणसी है, ये बाएं किनारे पर पड़ता है। ये प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, ये सभी क्या हैं, गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और एमपी राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदियों पर स्थापित की गई है? इसका भी एक क्वेश्चन पीछे भी करवा चुके हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों किस नदी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। किस पे? बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो प्रमुख साधन की बात की जाए, नीचे कूट वाला है भाई, कूट दिए गए हैं कि कौन सा 1 2 3 4 सही है या 2 1 3 4 सही है, इस तरीके से। तो पहला नंबर पे आता है नलकूप, तो नलकूपों से सिंचाई होती है दोस्तों। दूसरे नंबर पे आती हैं नहरें आती हैं। तो पहले हो जाएगा 2 नंबर वाला कौन सा? तो 2 नंबर वाले तो ये केवल हैं 2, पहले ये तो चेक कर लेते हैं। फिर आती हैं नहरें आती हैं, तो नहरें वाला पहला, तो ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है कौन? तालाब एवं कुएं आता है। फिर अन्य साधन में आता है चौथे नंबर पे। मतलब क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम आगे क्या है भाई, किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो हिमालय से नहीं हुए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोमती नदी का तो नहीं होता है हिमालय से, ठीक है। बेतवा नदी का भी नहीं होता है, ठीक। और रामगंगा शारदा का होता है, तो 1 और 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, किस शहर में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा इसका आंसर ये हो जाएगा, सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे? सोनभद्र में जो गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अर्जुन बांध से जो लाभान्वित जिला है उसका नाम है हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पे? तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये कहाँ पे स्थित है, यानी किस नदी पर अवस्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। अगला है, इसको भी पढ़ लेते हैं साथ में। उत्तर प्रदेश गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों अभी पढ़ा था, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अभी पढ़ा था, नलकूप है। फिर दूसरे नंबर पे नहरें आती हैं, तीसरे नंबर पे कुएं तालाब आते हैं, चौथे नंबर पे अन्य साधन आते हैं। नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो नलकूप से बात की जाए तो सर्वाधिक यूपी में होता है भाई, ठीक है, यूपी में होता है। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो ये हो जाएगा कल्याणी। बाकी बेतवा यानी केन चंबल बेतवा केन चंबल ये सभी क्या यमुना नदी की सहायक हैं, ठीक।
बेतवा नदी आपने सब तब से देखा होगा, बहुत बार आ चुका है भाई। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, माता टीला बांध किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर। परीक्षा डैम किस नदी पर? बेतवा नदी पर। गोविंद वल्लभ सागर बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। सुकमा डकमा बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ठीक, ये बिल्कुल याद रखना सभी लोग, बिल्कुल पक्का आएगा एग्जाम में। अगला है चैप्टर नंबर 11। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संसाधन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई ऊर्जा संसाधन में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कहाँ पे कौन सा प्लांट लगाया गया, कहाँ पे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है, कौन सी जल विद्युत परियोजना चल रही है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इसमें ये क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन से ही हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है कि ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिहंद नदी पर बनाया गया है। किस पे? रिहंद नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो नरोरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? नरोरा स्थित है बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर में स्थित है। अगला है रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोजा में। कहाँ पे? रोजा में। किसके द्वारा? तो रिलायंस समूह द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रिलायंस समूह के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, केवल यूपी का बात करें तो यह है नरोरा। कहाँ पे? नरोरा में। अगला है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये है बेतवा नदी पर। किस पे? बेतवा नदी पर है। अगर बात की जाए कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी एवं भिलांगना नदियों पर स्थित है। जो किसकी है भाई? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है कौन सी तापी परियोजना नहीं है? कौन सी तापी परियोजना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिहंद वाली। बाकी सभी है। हरदुआगंज की ये तापी परियोजना है, चंदौसी की है, परीक्षा की है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो आजकल मोदी जी इसके बारे में ज़्यादा है, सौर ऊर्जा प्लांट लगवा रहे हैं ज़्यादातर। तो ये क्या है भाई? सूरज से जो एनर्जी मिलती है उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। कोयले से जो बनती है उसमें होता है, पेट्रोल से, परमाणु से, सभी से प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन होता है? किस नहर पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है किस नहर पर? तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पे हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर पर। किस पे? ऊपरी गंगा नहर पे। पीछे वाले क्वेश्चन में एक दो फैक्ट याद रखना है भाई। क्या फैक्ट याद रखना है? फैक्ट ये याद रखना कि सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन अपने यूपी का कौन सा है जो केवल सौर ऊर्जा से ही चल रहा है? तो ये है कैसरबाग। कैसरबाग कहाँ पे पड़ता है? तो ये लखनऊ में पड़ता है। ठीक, अगर बात की जाए कि सहकारी क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे? तो इफ़को प्रयागराज में ओपन किया गया। अगर बात की जाए नई सौर ऊर्जा नीति कब आई? तो 2017 में आई। 17 में आई। इसमें क्या टारगेट रखा गया है कि 2022 तक, कब तक? 2022 तक कुल 10,700 मेगावाट सोलर प्लांट, 10,700 मेगावाट के सोलर प्लांट बनाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सा एनटीपीसी का नहीं है? कौन सा एनटीपीसी के द्वारा नहीं लगाया गया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओबरा संयंत्र। ओबरा संयंत्र जो है एनटीपीसी का नहीं है। और ये किसकी मदद से लगाया गया? तो सोवियत संघ, सोवियत रूस की मदद से लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शीतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर कहाँ पे स्थित है? शीतला जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित है। और आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा की प्रथम इकाई चालू की गई। कब चालू की गई थी? तो 1991 से चालू की गई थी।
कहाँ पे पड़ता है? बुलंदशहर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। कब? 1983 में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पे? एकमात्र जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरौरा में। कहाँ पे? नरौरा यूपी में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये अभी बताया था भाई। कहाँ पे ये की गई थी? जो सोवियत रूस की मदद से किया गया था। और कहाँ पे है? सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में। किस नदी पर? रिहंद नदी पर है। अगला है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध की बात करें, यूपी में स्थित है। अगला है, एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो गैस आधारित जो है टांडा, ये गैस आधारित नहीं है, बाकी सभी हैं, जैसे आंवला, औरैया और दादरी, ये सभी क्या गैस आधारित है, एनटीपीसी संयंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। किस स्टेट में की गई है? तो मिर्ज़ापुर में की गई है दोस्तों। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? किस नदी पर बनाया जा रहा है? रिहंद डैम पर बनाया जा रहा है। रिहंद डैम पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख ले, अगला टॉपिक ही है। टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 12 क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें पढ़ेंगे खनिज वन्य संपदा एवं वन्य जीव पढ़ेंगे। क्या? खनिज वन्य संपदा तथा वन्य जीवों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? तो संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा पक्षी विहार। अगर रायबरेली की बात की जाए तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे? रायबरेली में स्थित है। अगर बलिया में बात की जाए तो सुरहाताल पक्षी विहार। कौन सा? सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस को, जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में है ओखला पक्षी विहार। कौन सा? ओखला पक्षी विहार कहाँ पे? गाजियाबाद में। गोंडा की बात की जाए तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पे? पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। रायबरेली की बात की जाए, अभी बताया था समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे? रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे? रायबरेली में। अगर नवाबगंज पक्षी विहार की बात की जाए तो उन्नाव में। अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक किस पक्षी विहार की प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए सांडी पक्षी विहार कहाँ पे? तो ये हरदोई में पड़ता है। समान पक्षी विहार कहाँ पे? तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है? सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। अगला है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों लाख बौसी पक्षी विहार। क्या नाम है? लाख बौसी पक्षी विहार है, जो सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार माना जाता है। समान पक्षी विहार अभी बताया था कहाँ पे? मैनपुरी में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे? उन्नाव में पड़ता है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हरदोई में। अगला है, कौन सा सही सुमेल चुनिए? तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है दोस्तों? नवाबगंज पक्षी विहार अभी बताया था कहाँ पे? उन्नाव, लेकिन ये गलत लिखा है, गोंडा लिखा है। फिर लिखा ओखला पक्षी विहार कहाँ पे? तो ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, ये उन्नाव लिखा है। ठीक, गौतम बुद्ध नगर में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे? रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पे? गोंडा में। कहाँ? पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पे? गोंडा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओखला पक्षी विहार कहाँ पे? उन्नाव में। ये तो सही है, ओखला पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैच करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, और इसका बी सही हो जाएगा। इसको मैच कर लेना। ठीक, मैच हो जाएगा। जैसे देखो कैसे करना था ये क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। जैसे ये करना था
कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे, उन्नाव में, ठीक, उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक। फिर क्या समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे, रायबरेली में है, ठीक। और अब पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पे, गोंडा में, ठीक। ये इसको ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सोनभद्र में निम्नलिखित धातुओं में से कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो इसमें पाया जाता है भाई एंडोलूसाइट पाया जाता है, डोलामाइट भी पाया जाता है, पायराइट भी पाया जाता है, यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम यूपी के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। तो ये यूकेलिप्टस को माना जाता है। बबूल की बात की जाए तो बबूल चर्म उद्योग के लिए उपयोगी होता है, बबूल, ठीक। नीम की बात की जाए तो नीम होता है जो फोड़े और दूसरे जख्मों पर लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। अमलतास की बात की जाए तो जोड़ों में दर्द के इलाज के लिए किया जाता है, माइग्रेन के लिए किया जाता है, सीने में दर्द के लिए इसका इलाज के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला है प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो ये हो जाएगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार पक्षी विहार, जो कहाँ पे है, ललितपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए, कितने भाग पर, 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में एस्बेस्टॉस पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो एस्बेस्टॉस पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ललितपुर की बात की जाए तो यूरेनियम पाया जाता है। झांसी की बात की जाए तो जिप्सम पाया जाता है। चुर्क का भाई पता नहीं है, तो चुर्क में आप लोग पता करके यानी कमेंट बॉक्स में बताना भाई चुर्क में क्या पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना जो चंदौली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है राज्य में एक बब्बर शेर सफारी की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे, इटावा में की जा रही है, अब तो की भी जा चुकी है। और पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, पीलीभीत में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के उपलब्ध भंडार कहाँ पे, अभी बता चुके हैं भाई ललितपुर में। मिर्ज़ापुर की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर में एस्बेस्टस पाया जाता है। झांसी की बात की जाए तो जिप्सम पाया जाता है। हमीरपुर जिला यहाँ भी जिप्सम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वन वानिकीकरण संसाधन है, बिल्कुल सही है, कथन है। फिर निष्कथन का नीचे दिया गया है, ये कारण दिया गया, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही, ये तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, इसका व्याख्या दूसरा नहीं करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरुआत की गई थी। तो 2001 में शुरुआत की गई थी ऑपरेशन ग्रीन योजना। कब, 1 जुलाई, ठीक। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं 1 जुलाई को, ठीक। अगर 1995 बात की जाए तो मिड डे मील की शुरुआत की गई थी, ठीक। 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम आया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इधर दिया गया है मैच करना, ठीक। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है। तो सोनभद्र में अगर बात की जाए तो चूने का पत्थर पाया जाता है। प्रयागराज की बात की जाए तो शीशे वाली बालू के लिए फेमस है, शीशे वाली बालू के लिए फेमस है। ललितपुर की बात की जाए तो तांबा के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर की बात की जाए तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है निम्न जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है, कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सोनभद्र, कौन सा, सोनभद्र है। लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी है। पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, पीलीभीत में। चित्रकूट की बात की जाए तो रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे, चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सुरहा ताल पक्षी विहार
पीछे स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे, ये पड़ता है बलिया में। कहाँ पे, बलिया में पड़ता है। अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो आंवला, ये फेमस है, आंवला के लिए फेमस है। अगर बलिया की बात की जाए, अभी बता चुके सुरहा ताल पक्षी विहार है। ठीक, हरदोई में क्या है भाई, सांडी पक्षी विहार है, तो फेमस ही है। अगला है इधर का इधर कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो कोयला के लिए क्या जाना जाता है, सोनभद्र जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है, मिर्ज़ापुर को जाना जाता है। और सिलिका बालू के लिए प्रयागराज को जाना जाता है, ये भी सही है। यूरेनियम झांसी, ये गलत है, यूरेनियम के लिए ललितपुर को जाना जाता है, ललितपुर फेमस है। अगला है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। चंद्रप्रभा की बात की जाए तो कहाँ पे, चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पे, चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, तो प्रमुख खनिजों की बात की जाए तो रॉक फॉस्फेट है और डोलामाइट है। क्या, डोलामाइट है और रॉक फॉस्फेट है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है सही सुमेलित करिएगा। तो सोनभद्र क्यों जाना जाता है, तो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, सोनभद्र जाना जाता है। प्रयागराज सिलिका बालू के लिए जाना जाता है, ललितपुर तांबा के लिए जाना जाता है। ठीक है, ललितपुर तांबा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है भाई कौन सा, अभ्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, अगर चूना पत्थर की बात की जाए तो ये सोनभद्र फेमस है। बॉक्साइट की बात की जाए तो बांदा फेमस है, चंदौली फेमस है। जिप्सम की बात की जाए तो झांसी फेमस है और हमीरपुर फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम मिलता है भाई ललितपुर में मिलता है। कहाँ पे, ललितपुर में मिलता है। मिर्ज़ापुर की बात की जाए तो भाई एस्बेस्टॉस पाया जाता है, एस्बेस्टॉस पाया जाता है। झांसी की बात की जाए जिप्सम पाया जाता है। और अभी बताया था कि ये जो हमीरपुर है ये क्यों फेमस है, ये भी जिप्सम के लिए फेमस है, जिप्सम के लिए फेमस है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का। इसका दोस्तों आप लोग क्या करना, इसका जो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला ये टॉपिक ही है, टॉपिक नंबर 13। क्या, अध्याय नंबर 13 है और इसमें क्या पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्कस करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन है कि हाँ, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का जो प्रयोग स्थान है वो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो 9 ज़िलों से होकर गुजरती है। 9 ज़िलों से होकर गुजरता है, कौन कौन से, जैसे लखनऊ हुआ, बीबी की यानी बाराबंकी हुआ, अमेठी हुआ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर तक जाता है। और कितने लाइन का है, तो ये 6 लेन का है, 6 लेन का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों के लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आंसर झांसी। क्या हो जाएगा इसका, झांसी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है प्रयागराज से तो गुजरती है, तो सही है, जीटी रोड गुजरती है। आगरा से भी गुजरती है और पंडित दीनदयाल जो जंक्शन करके है वहाँ से भी गुजरती है। और अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, तो आगरा जुड़ा है, भोपाल भी जुड़ा है, ग्वालियर भी जुड़ा है, धुले नामक जो स्थान है ये नहीं जुड़ा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है प्रयागराज, फिर कानपुर, लखनऊ, वाराणसी इधर दिए गए हैं, मौसी हवाई अड्डा, बाबतपुर, बमरौली, चकेरी। तो इसमें सीधा सा हवाई अड्डे के नाम दिए गए हैं, मैच करना है। तो कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी हवाई अड्डा। और वाराणसी में कौन सा है? वाराणसी में है बाबतपुर हवाई अड्डा। और प्रयागराज में कौन सा है? तो प्रयागराज में दोस्तों बमरौली हवाई अड्डा। कौन सा? बमरौली हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पे? ये तो कई बार क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। झांसी में मिलता है। कहाँ पे? झांसी में। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज और हल्दिया वाले भाग को क्या किया गया? राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो NH7 है। कहाँ से? NH7 है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियाँ या हवाई अड्डे हैं? तो इसका हो जाएगा 46 हवाई पट्टियाँ हैं। कितनी? 46 हवाई पट्टियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है इधर हवाई अड्डे दिए गए हैं, इधर मैच करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर में। तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे? अभी पढ़ा था, प्रयागराज में है। बमरौली कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और चकेरी जो हवाई अड्डा है कहाँ पे? ये कानपुर का है। और हिंडन हवाई अड्डा ये गाज़ियाबाद का। और फुर्सतगंज दोस्तों, अगर फुर्सत में होना तो रायबरेली जाना है। इस तरीके से याद कर लेना। फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे? रायबरेली। तो जब फुर्सत में हो जाना तब रायबरेली जाना। इस तरीके से याद कर लेना। अगला क्या है? अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा लखनऊ नहीं जोड़ा जाता। बाकी वाराणसी, प्रयागराज, आगरा सभी जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अभी बताया था। इसका आंसर हो जाएगा NH2B हो जाएगा। क्या? NH2B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरीके से भी पूछा गया है कि इधर हवाई अड्डा है, इधर नगर है। तो लखनऊ में कौन सा? अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में कौन सा है दोस्तों? वाराणसी में है बाबतपुर। कौन सा? बाबतपुर है। कानपुर में कौन सा है? कानपुर में है चकेरी। और आगरा में कौन सा है? आगरा में खेरिया। आगरा में कौन सा? खेरिया नामक हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया। क्या? प्रयागराज से हल्दिया जो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन है यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है? तो यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो किन के बीच में है? तो यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। ग्रेटर नोएडा, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यमुना एक्सप्रेसवे में निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरता है? गौतम बुद्ध नगर से गुजरता है, अलीगढ़ से भी गुजरता है, मथुरा से भी गुजरता है, हाथरस से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि 18वां कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ से जैसे देखना, कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? चकेरी, तो सही है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में कौन सा है दोस्तों? वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, तो सही है। आगरा में फुर्सतगंज, ये गलत है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये है, अभी बताया था, जब फुर्सत में होना तो कहाँ जाना? रायबरेली जाना। अगला क्वेश्चन है लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस ज़िले से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा है लखनऊ आगरा ग्रीन, तो ये हो जाएगा कानपुर देहात से नहीं गुजरता, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये रायबरेली में स्थापित की गई। कहाँ पे? रायबरेली में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है
राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण व दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पे? झांसी में मिलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 300 किलोमीटर। कितनी? 300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला है? तो ये है कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अध्याय नंबर 14, आर्थिक परिदृश्य से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आर्थिक परिदृश्य। इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूछेंगे एग्जाम में, और जो नहीं पूछेंगे आगे जो पूछे जाने की संभावना है वो सभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई, पहला क्या है, किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत सर्वाधिक है? किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का सर्वाधिक औसत है? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। अगर पूछा जाता है आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। कितनी? 7 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? किससे प्राप्त होता है? तो व्यापार कर से प्राप्त होता है। व्यापार कर से जो होता है यूपी का सबसे बड़ा आयकर का, यानी सबसे बड़ा आय जो प्राप्त होता है वो व्यापार कर से प्राप्त होता है यूपी सरकार का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य कथन है? ये क्वेश्चन बताना है। तो इसका असत्य कथन देखना है भाई क्या होगा। तो इसे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। ये तो सही है भाई। अगला है, उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% असिंचित है। ये भी सही है। और ये वाला गलत है। कौन सा? डी वाला कहता है प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। ये गलत है भाई, ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, कैरायकूट वन को सही कूट का चयन कीजिए। पहला है, कथन कहता है उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। ये कथन है। कारण क्या है? इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, कथन तो सही है लेकिन उसका कारण जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रीकृत प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों, कब शुरू की गई थी? तो 1982-83 में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन दिया गया है और फिर कारण दिया गया है। कथन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। कथन ये है। कारण क्या है? उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। तो ये तो भाई सही व्याख्या करता है। जब ये सब चीज़ अच्छी होगी तभी तो उसका विकास माना जाएगा, अधिक विकास होगा। तो ये अगर कहा जाए इसका आंसर होगा ए आर, दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है भाई अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय कह रहा है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। तो ये सही है कथन भाई, बढ़ रहा है तो सही बात है। फिर कहता है कि प्रदेश की संपूर्ण देश की तुलना में कुल श्रम कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये भी सही है। अगला देख लेते हैं, संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये वाला कथन कुछ सही नहीं है। तो ये हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही थी किस योजना में? तो ये रही थी दोस्तों किस योजना में? तो इसका आंसर हो जाएगा छठी योजना में। किस? छठी नहीं दोस्तों, नवी योजना में। नवी योजना में रहा था। प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार का कर नहीं है? तो राज्य सरकार का कर नहीं है। तो आयकर जो होता है राज्य सरकार का कर नहीं होता है। बाकी व्यापार कर और आबकारी कर, वाणिज्य कर, ये सभी राज्य सरकार के कर होते हैं। अगला है,
प्रदेश के कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र भी पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र जो है सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर आर्थिक क्षेत्र कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं किस क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में जो होता है कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 7 है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सर्वाधिक क्षेत्र विकसित हुआ है वो पश्चिमी वाला क्षेत्र विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित VAT लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2008 से। 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया है, जिसे मूल्यवर्धित कर कहा जाता है। VAT वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर संग्रह करता है? अधिकतम व्यापार कर जो संग्रह करता है वो है लखनऊ वाला इलाका, लखनऊ वाला जोन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है कहाँ से आता है? तो ये आता है व्यापार कर से आता है। अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट में हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, किसकी निकटता भाई? तो ये हो जाएगा कच्चे माल की निकटता। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। तो उर्वरक वाला जो है ये पारंपरिक उद्योग नहीं है। चीनी वाला है, सीमेंट वाला है, सूती वस्त्र, ये पारंपरिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद क्यों जाना जाता है, किस लिए फेमस है? तो छपाई फार्मा उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों। कौन सा? फर्रुखाबाद छपाई फार्मा उद्योग के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? सही केंद्र से मिलाएं, यानी केंद्र से मिलाएं। तो आंवला का बात करते हैं, आंवला फिर मोदी नगर, बाराबंकी, कानपुर, इस तरीके से। तो ये फेमस है, आंवला उर्वरक है। आंवला क्या है? उर्वरक में आता है। मोदी नगर है, जो मोदी नगर फेमस है, रबर के लिए जाना जाता है। बाराबंकी किस लिए जाना जाता है? तो बाराबंकी जाना जाता है दोस्तों पॉली फाइबर के लिए जाना जाता है। पॉली फाइबर के लिए बाराबंकी जाना जाता है। और मोदी नगर क्यों जाना जाता है दोस्तों? रबर के लिए जाना जाता है। आंवला उर्वरक। कानपुर क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा विस्फोटक के लिए। कानपुर क्या हो जाएगा? विस्फोटक के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गीड़ा क्या है? तो गीड़ा है क्या? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। क्या? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा है। अगला क्वेश्चन है 24वां देख लेते हैं। 24वां कहता है भाई क्या मिलान करना है, किसके लिए कौन सा फेमस है जगह। जैसे चुर्क जगह किसके लिए फेमस है? तो एक पीछे हमने वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था, चुर्क क्यों फेमस है। चुर्क जो है ये सीमेंट के उद्योग के लिए फेमस है। फिरोजाबाद क्यों फेमस है? सभी को पता है दोस्तों, सीमेंट के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, चूड़ियों के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ किसके लिए? ताला के लिए जाना जाता है। और मेरठ किसके लिए? तो खेल सामान के लिए फेमस है। खेल सामान उद्योग के लिए फेमस है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? यह अभी बताया था भाई। क्या करते हैं? सीमेंट उत्पादित करते हैं। सीमेंट के लिए फेमस हैं क्या? दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सही मैच करना है। तो मैच करने में क्या करना है भाई? इधर दिए गए हैं, जैसे क्या क्या किस लिए फेमस है वो दिया गया है। तो
जो ये ताला वाला है तो भाई सभी को पता है, तो मैच ही कर लेंगे। अलीगढ़ ताला के लिए फ़ेमस है, बिल्कुल सही बात है भाई, अलीगढ़ ताला के लिए फ़ेमस है। ठीक है, फिर कहता है, एक क्वेश्चन छूट गया क्या यहाँ पे? 27, अच्छा है 27 वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं भाई। हाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऋषिकेश क्यों फेमस है? तो 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया शायद। हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। और ऋषिकेश क्यों फेमस है? तो ऋषिकेश फेमस है दोस्तों, किसके लिए फेमस है? ये कहता है सही कोट का चयन करें। तो ऋषिकेश क्यों फेमस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और जो खेल सामान के लिए फ़ेमस है, मेरठ फेमस है। ठीक है, और यहाँ पे अलीगढ़ ताला के लिए फ़ेमस है। और यहाँ पे अब इसको देख लेते हैं, सी का 1 और डी का 3, इसमें देख लेते हैं कौन सा मिल रहा है, सी का 1 डी का 3। तो ये वाला 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आगरा में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? आगरा में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। इधर क्या है, इधर दिए गए हैं क्या क्या बनता है, क्यों ये इधर शहरों के नाम। तो फिरोजाबाद में क्यों फेमस है भाई? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक, कानपुर क्यों जाना जाता है? तो कानपुर जो चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। नजीबाबाद के क्यों जाना जाता है? तो प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। और सहारनपुर कागज़ के लिए जाना जाता है, सहारनपुर कागज़ के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है 20, यहाँ तक हो गया 29 का। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में की गई थी, 1960 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग के लिए, तो इसको देखते ही टिक कर देना भाई, बरेली। ठीक है, बरेली। अगला है, इधर मैच करना है भाई, और इधर क्या है, शहरों के नाम। तो लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है क्या भाई? कौन सा? वाराणसी फेमस है, लकड़ी के लिए फेमस है, वाराणसी फेमस है। अगर खेल के सामान की बात की जाए तो कौन सा शहर फेमस है? तो मेरठ फेमस है, मेरठ फेमस है। और अगर पीतल की मूर्तियों की बात की जाए तो मथुरा हो जाएगा। और दिया सलाई की बात की जाए तो बरेली हो जाएगा, दिया सलाई की बात की जाए तो बरेली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए फ़ेमस है भाई? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फ़ेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, कहाँ पे? अभी बताया था, रायबरेली में। कहाँ पे? रायबरेली। रायबरेली क्यों जाना जाता है? तो फुर्सतगंज जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे? रायबरेली में। अगला है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग यूपी का जो सबसे बड़ा रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। अगला है, चुनार क्यों फेमस है? चुनार किसके लिए फेमस है दोस्तों? चुनार फेमस है सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है चुनार। और अभी बताया था कुर्ग भी फेमस है। अगला है कि इधर दिए गए उद्योग, इधर दिया गया स्थान। तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? चुर्ग फेमस है। कागज़ के लिए सहारनपुर फेमस है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है कानपुर। और फर्नीचर के लिए बरेली फेमस है, फर्नीचर के लिए बरेली फेमस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन का नाम है, देख लेते हैं इधर से है ये, यहाँ पे है, ये रहा क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी तो सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, ये तो सही है। मॉडर्न बेकरी, इसका दोस्तों क्या आंसर होगा? लखनऊ नहीं है। ठीक, इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में देना। तेल शोधक संयंत्र, ये मथुरा तो सही है भाई, मथुरा में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए, कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा, कानपुर और नोएडा में। आगरा, कानपुर, नोएडा में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि क्वेश्चन ये है कि
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे? वाराणसी में, तो सही है भाई। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, और तेल शोधक मथुरा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, नोएडा में नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? रेडकोट जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? तो रेडकोट की बात की जाए तो रेडकोट क्यों फेमस है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, इधर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। टेराकोटा क्यों जाना जाता है? टेराकोटा के लिए तो ये है गोरखपुर, गोरखपुर फेमस है, गोरखपुर। और लकड़ी के खिलौने की बात की जाए तो वाराणसी फेमस है। और यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? चिन्हट हो जाएगा। चीनी मिट्टी, चा से चीनी, चा से चिन्हट, ऐसे याद कर लेना। कांच का सामान दोस्तों ये फिरोजाबाद के लिए फेमस है। कांच का सामान जो है फिरोजाबाद फेमस है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम दोस्तों क्या है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा जैसे है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा और उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा ऋण? दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो पहला क्या है? नोएडा जो है सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग के लिए जाना जाता है, सही बात है। अगला है सीतापुर प्लाई उद्योग के लिए जाना जाता है, सही है। गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने के लिए सब फेमस है, ऐसा तो नहीं है भाई, टेराकोटा के लिए फेमस है, ठीक। वाराणसी के रेशम उद्योग के लिए फेमस है, तो ये तो दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो वाराणसी रेशम उद्योग के लिए फेमस है, तो सही है, ठीक है। और लकड़ी के खिलौनों के लिए भी फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 का। 44 में कहता है कि कौन सा गलत युग्म है? गलत युग्म, जैसे कानपुर चमड़ा तो फेमस है, मेरठ चीनी ये भी सही है, वाराणसी सीमेंट ये भी सही है, सहारनपुर कागज़ ये भी सही है। तो वाराणसी सीमेंट वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। वाराणसी फेमस है, लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए फेमस है। कैसा? लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक विकास दर अंकित की थी कब? तो उच्चतम वाला हो जाएगा 6ठी, अगर निम्नतम की बात की जाए या सबसे कम की बात की जाए तो 9वीं हो जाता है, ठीक है, 9वीं हो जाता है। और उच्चतम की बात की जाए तो 6वीं योजना में हासिल की थी, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। अगला क्वेश्चन है भाई, मैच करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है दोस्तों? ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रायबरेली में है, रायबरेली में। कहाँ पे गई? रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे? तो झांसी में। और कृत्रिम अंग निर्माण जो है ये कहाँ पे? ये कानपुर में। और बात की जाए उर्वरक कारखाना तो फूलपुर में। कहाँ पे? फूलपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जैसे मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है कौन सा? खुर्जा फेमस है, खुर्जा। और अगर कास्ट नक्काशी की बात की जाए तो बरेली फेमस है। और यहाँ पे कास्ट पादुका यानी कि खड़ाओं के लिए जाना जाता है, किसे जाना जाता है? पीलीभीत को जाना जाता है, सही है। जरी के लिए सहारनपुर को जाना जाता है, तो मैच ही कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग, जैसे आगरा क्यों फेमस है? तो पर्यटन उद्योग के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए फेमस है आगरा। तो ये हो जाएगा। फिर कहता है कि कानपुर क्यों फेमस है? तो चमड़ा के लिए, चमड़ा का सामान के लिए। मेरठ है खेल कूद का सामान। मुरादाबाद धातु पत्र के लिए फेमस है, इसका उद्योग प्रमुख उद्योग है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई है? तो ये हो जाएगा रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। कानपुर क्यों फेमस है? सभी को पता है, चमड़े का उद्योग के लिए फेमस है। नोएडा की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए फेमस है।
अगला क्वेश्चन क्या है, किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। तो ये मेरठ की बात की जाए तो खेल के सामान के लिए मेरठ को जाना जाता है। मिट्टी के बर्तन के लिए किसे जाना जाता है, चिन्हट को जाना जाता है। रबर उत्पादन में कौन सा फेमस है, तो मोदी नगर फेमस है रबर उत्पादन में। अगला क्वेश्चन क्या है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम प्रथम चीनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये प्रतापपुर में स्थापित की गई है। कहाँ पे, प्रतापपुर में। कब, 1903 में। अगला है, हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पे। तो हिंडाल्को जो दोस्तों स्थापित है ये रेनकूट में स्थापित है, रेनकूट में स्थापित है। रबर उत्पाद के लिए फेमस है दोस्तों क्या, रबर उत्पाद के लिए फेमस है मोदी नगर। कौन सा, मोदी नगर। अगला है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पे। तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। कहाँ पे, कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है क्या, कानपुर फेमस है, आगरा और कानपुर फेमस है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जैसे तेल शोधनशाला कहाँ पे, मथुरा है तो सही है। उर्वरक संयंत्र कहाँ पे, तो ये हो जाएगा लखनऊ, लेकिन लखनऊ है नहीं। कहाँ पे हो जाएगा, उर्वरक संयंत्र के लिए फेमस है फूलपुर। कौन सा, चलो लिख के देखते हैं, फूलपुर, फूलपुर हो जाएगा, ठीक। और कालीन के लिए भदोही फेमस है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए सोनभद्र फेमस है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउट प्रोसेसिंग सोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे स्थापित है, नोएडा में। कहाँ पे, नोएडा में स्थापित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पे, ये तो मथुरा में है, ठीक है, मथुरा में। अगला है, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। तो ये हो जाएगा पीतल के लिए जाना जाता है, पीतल के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है, बिल्कुल सही। कालीन के लिए भदोही, चूड़ी उद्योग के लिए ये है मुरादाबाद। चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा फेमस है भाई, चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। और ये चिकन उद्योग के लिए लखनऊ, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सिंपल सा, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। तो चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा फेमस है, फिरोजाबाद, ठीक। ये लेकिन गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है। तो पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है, क्या, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। और मिर्ज़ापुर को क्या कहा जाता है, कालीन नगरी कहा जाता है। मुजफ्फरनगर को क्या कहा जाता है, तो गुड़ के लिए फेमस है। फतेहपुर क्यों फेमस है, तो बेड शीट के लिए फेमस है। बेड शीट अगर मंगानी हो ना तो फतेहपुर से मंगवाओ दोस्तों, बहुत अच्छी मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। अगला है, फिरोजाबाद में पिछले 2 वर्षों से निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद की बात की जाए भाई तो क्या मंगाया जाएगा वहाँ से, तो फिरोजाबाद में चूड़ियाँ ही मंगाई जाएंगी, कांच की चूड़ियाँ ही मंगाई जाएंगी। मंगा लो सभी को, जिसको जिसको मंगाना हो। अगला है, कौन सा जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए फेमस है। तो ये भदोही फेमस है, ठीक। औरैया ज़िला क्यों फेमस है, तो औरैया ज़िले का प्रमुख उत्पाद क्या है। तो औरैया की बात की जाए दोस्तों तो देसी घी अगर मंगाना हो तो औरैया चले जाओ, ठीक। अगर गुड़ मंगाना हो तो अयोध्या चले जाओ, बस सस्ता मिल जाएगा। अगर हींग मंगानी हो ना, हींग, ठीक, याद रखना हींग, तो हाथरस चले जाओ। हाथ से हींग और हाथ से हाथरस, ठीक, याद कर लेना। किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं। तो भाई जहाँ ढोलक बनाई जाएगी, कहाँ बनाई जाएगी, अमरोहा में, ठीक, अमरोहा में बनाई जाती है। जौनपुर क्यों फेमस है दोस्तों, तो ये फेमस है अनीदरी के लिए फेमस है, ठीक। और अनीदरी नहीं, उनीदरी, ठीक। और हरदोई क्यों जाना जाता है, तो हरदोई कुछ ज़्यादा फिलहाल नहीं तो हथकरघा के लिए जाना जाता है। बुलंदशहर क्यों जाना जाता है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। कौन सा, बुलंदशहर, ठीक। चलिए अच्छी बात है भाई। अगला क्या है, अगला है 15 नंबर का। 15 नंबर में क्या है भाई, क्या क्या पढ़ना, औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ना है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये टॉपिक वाइज हम दोस्तों कवर कर रहे हैं। और ये कौन सी बुक का है, तो परीक्षा वाड़ी का है, ठीक।
किसका है? परीक्षावाड़ी का है। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये है 1 करोड़ रुपए का। पहला, अरे भाई 1 करोड़ रुपए का नहीं है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 75 में किया गया था, यानी 1975 में किया गया था, ठीक है, 1975 में किया गया था। अगला है, इन प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे? तो लखनऊ जब आइएगा तो ये नक्षत्रशाला आपको देखने को मिलेगी, ठीक। अगर बात की जाए गोरखपुर प्रयागराज में कौन सी है? तो जवाहर नक्षत्रशाला है। रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में है दोस्तों, रामपुर में है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? रामपुर में। कहाँ पे? रामपुर में। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे? ये भी रामपुर में, ये भी रामपुर में। लखनऊ में अभी बता चुके हैं, कौन सा? इंदिरा गांधी वाला, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, ठीक। गोरखपुर में अभी बताया था, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है, ठीक है। अगला क्या है भाई? कहता है कि गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म होता है। और बीओडी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि इसके माध्यम से पता किया जाता है वाटर में कितना पोल्यूशन है, ठीक, और कितनी वाटर में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन है, ये पता किया जाता है। तो ये हो जाएगा कानपुर और कानपुर प्रयागराज के मध्य, कानपुर और प्रयागराज के मध्य। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान नगरी स्थित है कहाँ पे? तो विज्ञान नगरी लखनऊ में स्थित है, ठीक, लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पे? तो ये भी लखनऊ में की जा रही है, ठीक। लखनऊ आजकल बहुत ही फेमस है, एक बार जाइएगा, बहुत अच्छा है भाई सब कुछ, ठीक है। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की जा रही है कहाँ पे की जा रही है? तो ये लखनऊ में की जा रही है, ठीक, लखनऊ में की जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है कहाँ पे स्थापित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो चल रहा है कि ऐसे हम बोले जा रहे हैं, ठीक है, चल तो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था, तो ये लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था नवंबर 2008 में दिया गया था, ठीक, सर्दियों में दिया गया था, नवंबर 2008 में दिया गया था, ठीक। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस ज़िले से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। और कहाँ से निकलती है? तो ये निकल जाती है दोस्तों बलिया से, इसका निकास हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये नवंबर 2009 में की गई थी, ठीक। 1 साल का अंतर है, 1 साल पहले क्या किया गया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। अगर बात की जाए नवंबर 2009 को दिया गया था, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला है, जवाहर तारा मंडल अवस्थित है कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बहुत सा सिंपल है, कहाँ पे? प्रयागराज में, प्रयागराज में स्थित है। लखनऊ में हम बता चुके हैं इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, गोरखपुर में बता चुके हैं वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है, और रामपुर की बात की जाए रामपुर की, तो रामपुर में है भाई कौन सा? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ठीक, रामपुर में कौन सी है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ कहने का नहीं, ठीक, कुछ कह नहीं सकते। कितना इम्पोर्टेंट है? अनुसूचित जनजातियों से 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं पेपर में, बिल्कुल आते हैं, कोई पूछने इसमें दो राय नहीं है। चलिए देख लेते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है?
सोनभद्र। ज़्यादातर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सोनभद्र, ठीक। तो ये हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र, तो सोनभद्र में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे परहिया, परहिया, बैगा, ठीक, बैगा, और कौन सी, पंखा, ठीक, पनिका, और पटारी, ठीक, पटारी। ये सभी जनजातियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे, सोनभद्र में। अगर बात की जाए कि ये मिर्ज़ापुर में कौन सा पाई जाती है जनजाति, तो मिर्ज़ापुर में पाई जाती है बुक्सा जनजाति। कौन सी, बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और अगर बात की जाए बिजनौर की, तो बिजनौर की दोस्तों अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है, ठीक, सोनभद्र है। कह रहा है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो यहीं पे बता देते हैं, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा बागपत, बागपत। अगर बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बागपत में केवल कितने, 14 अनुसूचित जनजाति थी, ठीक, 14 लोग थे केवल एसटी के। चलिए भाई, अब तो हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये हो जाएगी गोंड जनजाति, ठीक। चौथा का नहीं भाई, थारू जनजाति, ठीक, थारू जनजाति के लोग सर्वाधिक हैं। थारू जनजाति है कहाँ पे, तो ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तराई क्षेत्र का मतलब जैसे महाराजगंज हुआ, सिद्धार्थनगर हुआ, बलरामपुर हुआ, श्रावस्ती हुआ। अगर ये खरवार की बात की जाए तो ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर, देवरिया, बलिया में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति की बात की जाए तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, देख लेते हैं। खरवार, ललितपुर, खरवार, ललितपुर। और तो सही है भाई, बैगा, बहराइच, ये वाला सही है। और फिर क्या कहता है, अच्छा कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है, तो खरवार वाला गलत है भाई। खरवार पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। बोक्सा जो हैं ये बोक्सा बिजनौर में पाए जाते हैं। थारू जनजाति वाले कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सिद्धार्थनगर में पाए जाते हैं। और बैगा वाले कहाँ पाए जाते हैं, तो बहराइच में। तो ये 2 ऑप्शन फिलहाल सही हैं, लेकिन उसमें कह रहा था कौन सा सही है, ठीक। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया, 2003 में किया गया, ठीक, 2003 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियाँ कितने परसेंट हैं, तो 0.6%, कितनी, 0.6% हैं, ठीक। चलिए, परहिया जनजाति निवास करती है, तो ये सोनभद्र में निवास करती है, ठीक। अगला है, थारू जनजाति में समाज में पहले किस प्रकार का परिवार था, तो ये हो जाएगा मातृसत्तात्मक प्रकार का परिवार था, ठीक, थारू समाज में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगरिया जनजाति निवास करती है कहाँ पे, तो ये भी सोनभद्र में निवास करती है, ठीक। और हमने बताया था जैसे पंखा हुआ, चेरो हुआ, पटारी हुआ, परहिया हुआ, बैगा हुआ, और भुइया हुआ, भुनिया हुआ, ठीक। मिर्ज़ापुर में बताया था कौन कौन सी, खरवार या खैरवार हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कर्मा किसका लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा खरवार। खरवार की जो जनजाति है उनका क्या हो जाएगा, कर्मा लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, तो बिरादरी पंचायत की बात की जाए तो बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, बिरादरी पंचायत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, ठीक है। तो कहता है कि भोटिया, भोटिया जो जनजाति है, ये वाला इसका क्या आंसर हो जाएगा, बाराबंकी। ये वाला तो गलत है भाई, ठीक। बुक्सा बिजनौर ये तो सही है, ठीक। बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। एक वाला कह रहा है सही है कौन सा, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। अगला है, कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों थारू जनजाति। कौन सी, थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। कई बार भाई एग्जाम में पूछा गया, ठीक, वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो हो जाएगा थारू जनजाति, ठीक, थारू जनजाति हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नई अनुसूचियाँ कब जोड़ी गई? 2003 में। ठीक। अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में कौन से निवास करती है? तो ये हो जाएगा बुक्सा। कौन सा? बुक्सा। बुक्सा। और थारू कहाँ पे निवास करती है? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। खरवार या खरवार की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर। बैगा की बात की जाए तो सोनभद्र। सोनभद्र। बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बोक्सा जनजाति पाई जाती है दोस्तों कहाँ पे? बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर और आगरा वाले इलाके में। बिजनौर आगरा में। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो हो जाएगा थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन क्या है, सोनभद्र। कह रहा है कि अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? तो ये सोनभद्र में निवास करती हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है, एक टॉपिक और बचा है लास्ट वाला, फिर उसके बाद ये परीक्षावाड़ी बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए, और जो एक्सप्लेन करते हैं ये भी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। उसको आप वीडियो को एक बार देख लेना, पीडीएफ एक बार पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ठीक, काम आपका हो जाएगा, कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बार बार ना बुक लेने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है कि कल्याणकारी योजनाएं एवं परियोजनाएं। ठीक, ये चैप्टर है। क्या क्या भाई क्वेश्चन बनते हैं, सभी एक साथ देख लेते हैं। कहता है कि परिवार नियोजन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बहुत भाई पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है भाई। ठीक, तो पूछा जाता है तो पढ़ भी लेते हैं। तो ये 30 दिसंबर 2005 से परिवार नियोजन की शुरुआत की गई थी। परिवार नियोजन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत ये 12 अप्रैल 2005 से की गई थी। ठीक, अगला है लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए रिजर्व हैं? तो ये हो जाएगा 50%। कितने दोस्तों? 50% रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वाधार योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो स्वाधार की बात की जाए तो ये है संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, स्वाधार योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बाधितों के विद्यालयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो स्पर्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आशय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? तो आशय बीमा योजना है, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। आशय बीमा योजना का उद्देश्य, मेन टारगेट जो 2001 में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है? तो ये उपलब्ध करवाती है पेंशन भाई, पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध करवाती है, पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध करवाती है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस स्थापित की गई, कहाँ पे? तो ये लखनऊ में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो ग्रीन कार्ड योजना की बात की जाए तो ये परिवार नियोजन से संबंधित है। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, कहाँ पे, किस जिले में है? तो रामपुर में है, रामपुर में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मनरेगा तो है भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी है। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी है। गंगा एक्सप्रेसवे ये केंद्र सरकार का नहीं है, ये यूपी सरकार का है। ठीक, यूपी सरकार का है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता है SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये 1990 में बनाया गया था। कब? 1990 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 93 किया गया था, 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, समेकित बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब चल रही है, कब से चल रही है?
तो ये चल रही है 1975 से चल रही है, 1975 से चल रही है। अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सा योजना शुरू की गई है? तो ये है मनरेगा शुरू की गई। कौन सी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है? सबसे कम प्रतिशत की बात की जाए तो बागपत में है। बागपत में मतलब कि इसमें सिंपल सा यही है कि बीपीएल से नीचे रहने वाले का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे? बागपत में है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय रक्षक दल का यानी पीआरडी का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1947 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1999-2000 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है, वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर मनरेगा की बात की जाए तो रोजगार से संबंधित है, रोजगार से संबंधित मनरेगा। अगर मिड डे मील की बात की जाए तो ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। कैसा लगा पूरा सेशन? आप पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को शेयर कर दो, ज़रूर कर दें दोस्तों के साथ। और दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप डिटेल भी जो हमने डिटेल डिस्कस किया है मालिया क्वेश्चन के साथ भी उसका एनालिसिस किया है तो उसका भी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको डाल दिया जाएगा टीसी पे, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक, कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको अच्छी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।